हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ये जो लास्ट क्लासों में हमने जो डिस्कस किया वो मिनरल न्यूट्रेंट है, उसके एब्जॉर्प्शन है, उनके यूज की बात की, उनके जो डेफिशिएंसी जो करेक्टर्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जो मिनरल न्यूट्रेंट्स होते हैं इनको सोयल से या इन्वायरमेंट से किस प्रकार से एब्जॉर्ब किया जाता है, या फिर कहीं की प्लांट जो रहता है, पादप जो है, इनको किस प्रकार से ग्रहण करता है। तो ये जो इनको प्राप्त करने के जो मेथड थे उनमें से हमने ये बताया था कि मेनली हम ये कहें कि दो मेथड्स या विधियां होती है। फर्स्ट जो है वो है पैसिव एब्जॉर्प्शन या निष्क्रिय अवशोषण। सेकंड जो है वो एक्टिव एब्जॉर्प्शन या सक्रिय अवशोषण। तो निष्क्रिय अवशोषण और सक्रिय अवशोषण दो मेथड थे जिनके बेसिस पर या कहें कि जिनके अकॉर्डिंग सोयल से या कहें इन्वायरमेंट से पादप मिनरल न्यूट्रेंट या कहें कि जो हमने 17 तत्व, देखिए सभी प्रकार के तत्वों का एब्जॉर्प्शन इन्हीं विधियों से होता है, लेकिन मेनली हम बात किनकी करेंगे, जो 17 या इसेंशियल जो मिनरल न्यूट्रेंट है उनकी बात कर रहे हैं, तो उनका एब्जॉर्प्शन इन विधियों से हो रहा है। इसके बाद हमने ये भी बताया था कि वाटर का एब्जॉर्प्शन जो रहता है रूट हेयर पार्ट से होता है, बट इनका एब्जॉर्प्शन या अवशोषण कोशिका विभाजन क्षेत्र या दीर्घीकरण क्षेत्र से होता है। यानी जड़ के अंदर या रूट के अंदर हमने सबसे रूट कैप है, सेल डिवीजन पार्ट था, इसके बाद इलोंगेशन पार्ट था, इसके बाद जो रूट हेयर पार्ट था एंड मैच्योर जो पार्ट था। इनमें से रूट हेयर से वाटर का एब्जॉर्प्शन, और यदि हम बात करें कि जो दूसरा जो पार्ट आता है कि दीर्घीकरण क्षेत्र और विभाजनशील क्षेत्र, इन दोनों से होता है इनका। तो हमने ये विधियां हैं, इसके अंदर निष्क्रिय अवशोषण, इसके बारे में डिस्कस किया था। एक बार इनको थोड़ा सा रिपीट करते हैं ताकि साथ साथ पता चल जाए। निष्क्रिय शब्द आए, इसका मतलब सीधा हमने ये बताया था कि एनर्जी का यूज नहीं होता है। एनर्जी या फिर कहें एनर्जी जो रहती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में एटीपी के रूप में होती है, तो एटीपी का यूज नहीं होता है। यदि हम बात करें इसकी, तो इसके अंदर एनर्जी या एटीपी है, इसका यूज होता है। तो ये इनका सबसे मेन डिफरेंस रहेगा। इसके बाद देखिए, जो इधर से निष्क्रिय जो अवशोषण होता है मेनली कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होता है, सांद्रता प्रवणता के अनुसार नॉर्मल डिफ्यूजन होता है। यदि हम बात करें, यानी पदार्थ अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करता है, विसरण कहलाता है, विसरित हो जाता है। यानी कोई भी सब्सटेंस है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर डिफ्यूज होता है, मोमेंट करता है। तो ये एक कॉमन इस तरीके की प्रोसेस से होता है, लेकिन इसके अंदर एनर्जी को यूज लेते हुए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट सांद्रता प्रवणता के विपरीत भी अवशोषण होता है, या फिर ये कहें कि सब्सटेंस जो है वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन के अनुसार डिफ्यूज होगा, लेकिन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट होता है जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस रहेगा। ये वर्डिंग देखिए, कोई भी यहाँ पर हम अलग अलग विधियां लिखेंगे, उन सभी विधियों के अंदर ये मेन डिफरेंस हमेशा याद रखना है। किसी भी विधि के अंदर बार बार रिपीट करें या नहीं करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये डिफरेंस उनमें रहेगा। इसके बाद हम बात करें कि देखिए, इसके बारे में मैंने बताया था कि पैसिव एब्जॉर्प्शन या निष्क्रिय अवशोषण जो फर्स्ट पार्ट है, यदि हम बात करें इसकी, पैसिव एब्जॉर्प्शन, यदि इसकी बात करें या निष्क्रिय अवशोषण की, तो इसके अंदर हमने 3 विधियां बताई थी, और 3 विधियों के अंदर फर्स्ट है देखिए, यहां पर हमने ये मेथड्स हैं, इनके बारे में एक बार डिस्कस किया था, लेकिन इनके साथ साथ देखते हैं कि सभी का डिफरेंस एक साथ पता चल जाएगा। तो सबसे फर्स्ट में
सनअती प्रवाह सिद्धांत या मास फ्लो थ्योरी। तो जो मास फ्लो थ्योरी है या सनहित फ्लो सिद्धांत है, सनहित प्रवाह सिद्धांत है या हाइपोथेसिस है, इसके अकॉर्डिंग देखिए हमें केवल एक वर्डिंग को ध्यान में रखना है और उसके अकॉर्डिंग ही ये सिद्धांत है। जैसे वाष्प उत्सर्जन कर्षण सिद्धांत या ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी जो हमने फर्स्ट में पढ़ी है, बिल्कुल वही थ्योरी है कि हमने ये कहा कि जब जैसे ही प्लांट का जो एरियल पार्ट रहता है, इस एरियल पार्ट के अंदर H2O का एब्जॉर्प्शन हुआ, जो वेपोरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन होता है, तो जैसे ही H2O जो है उसका एब्जॉर्प्शन होगा, तो ये थ्योरी ये कहती है कि उसी टाइप से वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ साथ आयंस का भी एब्जॉर्प्शन हो जाता है इस वाटर के साथ साथ। तो जो वाष्प उत्सर्जन कर्षण सिद्धांत है बिल्कुल वही है कि जल का अवशोषण हुआ, जल को खींचा गया, तो उस जल के साथ ही सॉल्यूशन की फॉर्म के अंदर जो मिनरल्स न्यूट्रिएंट होते हैं उनका भी एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो ये सिद्धांत कंप्लीटली पहले डिटेल से आ चुका है 2 बार 3 बार। देखिए डायग्राम भी मैंने करवाया, इसके बाद सेल शेप या रसारोहण में करवाया, इसके बाद जो ट्रांसपिरेशन या वाष्प उत्सर्जन कर्षण के अंदर भी ये एक अलग से ही थ्योरी थी। तो ये बिल्कुल वही थ्योरी है, क्योंकि पहले ये माना गया था कि आयंस या कहें कि मिनरल न्यूट्रिएंट और जल का अवशोषण साथ साथ होता है। बाद में पता चला कि ये दोनों अलग अलग मेथड्स या विधियों से होता है। तो ये सिद्धांत पहले के अकॉर्डिंग दिया हुआ सिद्धांत है कि जल के साथ अवशोषण। इसके बाद देखिए कि अगला था आयन विनिमय। तो आयन विनिमय जो थ्योरी है, यदि हम इसकी बात करें तो हम ये कहेंगे कि ये प्लांट की देखिए ये एक लेयर होगी जिसको हम सेल कह सकते हैं, या फिर हम ये कहें कि ये जो प्लांट का पार्ट है, तो ये तो आउटर पार्ट हो गया, या कहें कि सोयल या इन्वायरमेंट का पार्ट। ये प्लांट के जो प्रोटेक्शन या कहें सेल वाल जो है, सेल मेम्ब्रेन है, वो लेयर हो गई है। इधर से प्लांट के इनर साइड का पार्ट हो गया। यानी हम यदि अपनी भी बात करें तो देखिए हम ये कहें कि इस टाइप से अपनी ये स्किन और अंदर का पार्ट है इसके अंदर। तो बिल्कुल पादप में भी इसी टाइप से है कि इस तरीके से। तो बाहर का पार्ट उसको हमने इन्वायरमेंट से शो किया कि ये इसके बाहर का पार्ट, ये इसके अंदर का पार्ट। तो अंदर के पार्ट के अंदर जो है सभी पार्ट आ जाएंगे इससे अंदर, ये इसकी आउटर लेयर है। तो यहाँ पर आयन विनिमय ये कहा कि यहाँ पर पॉजिटिव आयन इस तरीके से, और यहां पर दूसरे नेगेटिव आयन इस तरीके से ये प्रेजेंट होते हैं। इन्वायरमेंट के अंदर भी ऐसा ही है कि इन्वायरमेंट के अंदर भी जैसे पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन इस तरीके से प्रेजेंट है। अब प्लांट के अंदर देखिए कि जो नेगेटिव आयन है, हम एग्जाम्पल से भी कर सकते हैं कि ये नेगेटिव आयन किसी कारण से या कैसे कि डिफ्यूजन के द्वारा बाहर आया, इसको बैलेंस करने के लिए इन्वायरमेंट का नेगेटिव आयन अंदर चला जाएगा। जैसे ये आया आउटर साइड में, तो ये जो है ये इसको बैलेंस करने के लिए, जैसे एक नेगेटिव आयन बाहर आया तो एक नेगेटिव आयन अंदर चला गया, इसको बैलेंस किया। इसी प्रकार से यदि पॉजिटिव आयन की बात करें कि एक पॉजिटिव आयन मान लेते हैं कि ये आउटर साइड में आ गया, तो इसको बैलेंस करने के लिए ये आयन भी अंदर चला गया। तो इसमें केवल आयनों का एक्सचेंज होता है, जिससे कि आउटर साइड के आयन अंदर चले जाते हैं और जो इनर साइड के हैं वो आउटर साइड में या बाहर की साइड में आ जाते हैं। एक एग्जाम्पल से कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पर है क्लोराइड, ये रेड वाले, इनको हमने दिया क्लोराइड। ये जो है ग्रीन वाले, यदि हम इनकी बात करें तो मान लेते हैं कि ये जो है बोरोन है, तो बोरेट आयन हुआ। इधर यदि हम बात करें तो ये जैसे ही क्लोराइड आयन बाहर आया तो इसको बैलेंस करने के लिए ये बोरेट आयन अंदर आ जाएगा। ऐसे पॉजिटिव आयन की बात करें कि मान लेते हैं कि यहां पर कोई भी आयन जो है, पॉजिटिव की बात करेंगे तो देखिए ये जो पार्ट है इसके अंदर हम ये कहें कि जैसे कॉपर आयन है, ये कॉपर आयन आ गया इधर,
तो इसको बैलेंस करने के लिए, कि मान लेते हैं कि इसको बैलेंस करने के लिए जैसे पॉजिटिव आयन कोई दूसरा है, जैसे हम कहें कि जैसे मैग्नीशियम हुआ, ये मैग्नीशियम अंदर आ जाएगा, तो एक प्रकार से आयन का एक्सचेंज हो गया है। इसके बाद जो थर्ड थी डोनन साम्य अवस्था। डोनन साम्य अवस्था ये कहती है कि देखिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये आएगा कि प्लांट की जो इनर सरफेस होती है वह इनर सरफेस ऋण आयन के लिए इम्परमिएबल होती है, या कहें कि ऋण आयन को बाहर नहीं आने देती है। तो ये जो नेगेटिव आयन्स होते हैं या ऋण आयन होते हैं, ये इस लेयर से इधर आउटर साइड में नहीं आएंगे। जब ये इधर नहीं आएंगे तो ये तो हो गए इधर की साइड में। अब इनको मान लेते हैं कि इधर ऋण आयन है, उनकी अमाउंट होगी अधिक, नेगेटिव चार्ज है वो इंक्रीज हो गया। तो इसको बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव चार्ज जो है उनको अंदर आना पड़ता है, कि इनको बैलेंस करने के लिए जो यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज है, देखिए अब कि इसको बैलेंस करने के लिए ये पॉजिटिव चार्ज अंदर आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज अंदर आएगा। देखिए हमने क्या कहा कि प्लांट की जो इनर, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग प्लांट की जो इनर मेम्ब्रेन है वो ऋणायन जो रहते हैं, जो परमानेंट ऋणायन होते हैं, उनको आउटर साइड में नहीं आने देती है, उनको रोक देती है, स्थायी ऋणायन कहलाते हैं। तो ये बाहर नहीं आए, अंदर ऋणायन बढ़ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, जिससे पॉजिटिव चार्ज के जो आयन रहेंगे वो अंदर चले जाएंगे इसको बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव चार्ज के हैं ये अंदर आ गए बैलेंस करने के लिए। अब इसके बाद देखिए कि ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है वो इंक्रीज हो जाएंगे, धीरे धीरे बैलेंस हो जाएगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग ये ऋणायन प्लांट के दूसरे पार्टों में भी चले जाएंगे। तो जैसे ही ये दूसरे पार्टों में जाएंगे तो ऋणायन जो है यहाँ पर कम हो जाएंगे। अब तो ऋणायन यहाँ पर कम हो जाएंगे, तो उस समय आउटर साइड से ये ऋणायन होते हैं, इनको भी इनर साइड के अंदर ले लिया जाएगा, कि ये जो ऋणायन है इनको भी अंदर किया जाए, क्योंकि अब ऋणायन तो दूसरे पार्टों में चले गए या ऋणायन की कमी होगी। तो इसको कहते हैं डोनन साम्य अवस्था या डोनन इक्विलिब्रियम। तो ये पार्ट था इसका कि डोनन साम्य अवस्था के अंदर किस तरीके से होता है। इसमें देख थोड़ा सा किए हैं कि ऋण आयन, जो स्थायी ऋण आयन है वो पादप के आउटर साइड में नहीं आते हैं, उनको बैलेंस करने के लिए बाहर से धनायन अंदर जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज अंदर जाएंगे। इसके बाद जो है कि इनर साइड के अंदर जैसे ही कैटाइन रहते हैं वो फ्लो के द्वारा प्लांट के दूसरे पार्ट में चले जाएंगे, तो इस कारण से वहां पॉजिटिव चार्ज है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो आउटर साइड से कैटाइन जो रहते हैं वो इनर साइड में फिर एंट्री कर जाते हैं। तो इस तरीके से कैटाइन एंड एनाइन का एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये पार्ट थे। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं, एक्टिव वाला। वाहक संकल्पना या कैरियर कंसेप्ट, यानी कैरियर कंसेप्ट जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग देखिए किस तरीके से होता है। इस सिद्धांत ने ये बताया कि यहाँ पर जो प्लांट है उस प्लांट की जो सरफेस रहती है, या कहें कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है, उसमें कैरियर प्रोटीन होते हैं। तो यहाँ पर हमने ये कहा कि जैसे कैरियर प्रोटीन या कहे कैरियर जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये यहाँ पर प्रेजेंट है। तो हमने इसको इस तरीके से शो किया। ये जो कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये मॉलिक्यूल से एटीपी से अटैच होते हैं। देखिए ये जो एटीपी से होंगे अटैच, जब ये एटीपी से रिएक्शन करेंगे तब हम इनको कहते हैं एक्टिव कैरियर। तो यहां पर जो है बन गए ये जो पार्ट है, इसको हमने लिखा कैरियर। देखिए ये जो पार्ट है कि हमने ये कहा कि ये एक वाहक है, इसने एटीपी से क्रिया की और हो गया सक्रिय वाहक। सक्रिय वाहक में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद देखिए कि ये जो है इस झिल्ली के अंदर ये प्रोसेस थी, एटीपी को यूज में लिया,
अब यहां आउटर साइड में यदि हम बात करें तो यहां पर थे कोई आयन, तो इस जगह पर आयन से, ये आयन से इसके साथ अटैच हो जाते हैं इस तरीके से। इधर से ये एक्टिव कैरियर या कह सक्रिय वाहक प्लस आयन, ये दोनों यहां पर आते हैं, आने के बाद ये अटैच होते हैं, यहां पर हो जाते हैं आयन कैरियर कॉम्प्लेक्स, ये बन जाता है। यदि हम बात करें तो यहां पर हो गए आयन वाहक जटिल, इसका निर्माण हुआ। अब ये इधर इनर साइड में मोमेंट कर जाता है और इस जगह आकर के ये फिर से यदि हम बात करें तो ये बदल जाता है फिर से उसी प्रकार से वाहक में, यानी सामान्य वाहक जो निष्क्रिय होगा या इनएक्टिव रहेगा। और इधर से ये आयन था, ये आयन चला गया इधर इनर साइड में, और ये जो है ये फिर से इसी क्रिया को रिपीट करेगा। तो इस तरीके से जो आयंस रहते हैं वो किसी वाहक या प्रोटीन या कैरियर के साथ अटैच होंगे और उसके बाद इनर साइड में जाते हैं, नहीं कि ये फ्रीली जा रहे हैं। तो ये जो था ये था वाहक संकल्पना या कैरियर कंसेप्ट कि आयन अपने आप में जैसे पहले जो थ्योरी आई थी उनके अकॉर्डिंग नहीं है, बल्कि किसी वाहक के साथ जुड़ते हैं फिर जाते हैं। इस प्रकार का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो ये कहीं सांद्रता प्रवणता के विपरीत होगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट होता है ऐसा एब्जॉर्प्शन। तो ये हुआ। इसके बाद यदि हम बात करें तो देखिए अगला है साइटोक्रोम पंप। ये तो ये सिद्धांत यदि बात करें तो इन सिद्धांतों से अलग है। इसने ये कहा कि ऐसा नहीं है कि कैटायन और एनायन का जो एब्जॉर्प्शन है वो साथ साथ होता है, ऐसा नहीं है। देखिए इस सिद्धांत ने ये कहा कैटायन और एनायन, यदि हम ये कहें कि ऋणायन और धनायन जो है उनका एब्जॉर्प्शन साथ साथ नहीं होता है इस सिद्धांत के अनुसार। इसने ये कहा कि ये जो पार्ट रहते हैं कि जैसे ये पार्ट, कोई भी पार्ट, जैसे ये कहें कि ऋणायन की इसने बात की कि ऋणायन का अवशोषण रेस्पिरेशन के साइटोक्रोम सिस्टम से होता है। यानी यदि हम बात करें साइटोक्रोम सिस्टम, साइटोक्रोम सिस्टम जो रहता है वो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है। तो ये जो फंक्शन करेगा वो करेगा रेस्पिरेशन का, रेस्पिरेशन का फंक्शन करता है साइटोक्रोम सिस्टम। फिर साइटोक्रोम की एक चेन होती है, साइटोक्रोम जैसे बी होता है, साइटोक्रोम सी होता है, साइटोक्रोम ए होता है, ए3 होता है, ऐसे साइटोक्रोम की एक चेन होती है। तो ये कहा कि रेस्पिरेशन में वो चेन इन्वॉल्व होती है। तो यहां पर ये साइटोक्रोम सिस्टम रहता है वो रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, लेकिन साइटोक्रोम सिस्टम के साथ ही ऋणायन का भी एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली होता है कि जैसे ही साइटोक्रोम सिस्टम अपना फंक्शन करता है तो यहां पर जो कैटायन जो रहते हैं उनका एब्जॉर्प्शन भी यहां पर हो जाता है, अंदर आ जाते हैं कैटायन। अब यहां पर देखिए इस सिद्धांत ने ये नहीं कहा कि यहां पर जो धनायन का अवशोषण होता है, इसने ओनली केवल कैटायन या ऋणायन के बारे में बताया। इसके बाद ये कहा कि यहां पर इनकी जो कंसंट्रेशन है वो हाई हो जाएगी। ये कंसंट्रेशन कैटायन की इधर प्लांट में हाई हो जाती है। अब ये कैटायन होते हैं ये बाहर जा नहीं सकते हैं, तो इनको बैलेंस करने के लिए जो धनायन होते हैं, यानी जो भी पॉजिटिव चार्ज के आयन रहते हैं, वो पैसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा, पैसिव एब्जॉर्प्शन के द्वारा यहां अपने आप अंदर आ जाते हैं, नहीं कि इससे कोई रिलेशन है इनका। देखिए इसके अंदर क्या कहा, ओनली ऋणायन है उनका अवशोषण हुआ, लेकिन यहां पर जो अवशोषण होता है वो रेस्पिरेशन से है,
और रेस्पिरेशन का मतलब सीधा हुआ एटीपी से, कि एटीपी को यूज में लिया जाता है। यहाँ पर रेस्पिरेशन है, साइटोक्रोम है, वहां पर एटीपी रहते हैं, एटीपी को यूज में लेते हुए इनको एब्जॉर्ब किया। यहाँ रेनाइन या कैटाइन की कंसेंट्रेशन हाई हुई, इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि इनको बाहर यानी आउटर साइड में अब नहीं भेज सकते हैं, नहीं आते हैं ये, तो ये जो धनायन होते हैं या पॉजिटिव चार्ज के आयन होते हैं, वो पेसिव एब्जॉर्प्शन के द्वारा जो फर्स्ट विधि थी वो अपने आप उसको बैलेंस करने के लिए अंदर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से ये मेथड है। इसके बाद हम बात करें कि वैद्युत रासायनिक प्रवणता। देखिए ये जो सिद्धांत है इसके अकॉर्डिंग हम ये देखें कि यहां पर जैसे हम बात करें कि ये पॉजिटिव चार्ज है इस तरीके से, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है और बाहर पॉजिटिव चार्ज ये है, केवल इतने ही है, तो अंदर पॉजिटिव चार्ज काफी अधिक संख्या में। ऐसे यदि हम कैटाइन की बात करें तो अंदर देखिए कैटाइन अंदर है इस तरीके से, इस तरीके से है, लेकिन आउटर साइड में यदि हम कैटाइन की बात करें तो आउटर साइड में देखिए कैटाइन की बात करें तो ये है। तो हम ये कहें कि ये जो पार्ट है इस पार्ट के अकॉर्डिंग तो निष्क्रिय अवशोषण हो जाता है, कहीं कोई दिक्कत है, जैसे इस के अकॉर्डिंग जो है निष्क्रिय अवशोषण नहीं होता है क्योंकि ये सांद्रता प्रवणता के विपरीत है। इसके अकॉर्डिंग तो ये कैटाइन भी इधर आएंगे और ये एनाइन भी इधर आएंगे, यानी जो धनायन ऋणायन है पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के सभी कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग इधर आएंगे, ये रहता है। लेकिन यहां पर एक अलग ही चलता है। देखिए ये एक कंप्लीटली थ्योरी है विद्युत रासायनिक प्रवणता के अकॉर्डिंग। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या रहता है कि जैसे यहाँ पर ये जो पार्ट है, इन पार्टों में से जो कैटाइन रहते हैं इन कैटाइनों को इधर आउटर साइड में आ जाते हैं, ये इस तरीके से। तो ये जो कैटाइन है ये आ गए इधर, यानी ये एक सिद्धांत है उसके बेस पर दिया हुआ है ये, कि इसके अकॉर्डिंग जो है ये स्थिति हो जाती है, इधर से ये हट गए। अब यदि हम ये कहें कि इस जगह पर सांद्रता प्रवणता यानी कैटाइन ये कहें कि पॉजिटिव चार्ज आउटर साइड में बढ़ गया और इनर साइड में कम हो गया है, तो यहां पर तो पॉजिटिव चार्ज कम और इधर हो गया है अधिक। तो इस समय ये जो है इनको इनर साइड के अंदर एक्सेप्ट किया जाता है और इस समय हम ये कहें कि एटीपी जो है उनको यूज में लिया जाता है, यानी एटीपी को यूज में लेकर के इस प्रकार की स्थिति की जाती है। देखिए जो ये मेम्ब्रेन रहती है, हमने ये कहा कि रेनाइन के लिए तो ये इनपरमिएबल होती है, लेकिन कैटाइन जो है उनके लिए परमिएबल है। तो ये कैटाइन यदि इसके अंदर है तो इधर बाहर आ जाते हैं। तो इस तरीके से इनको एक एब्जॉर्प्शन के लिए, देखिए इसके अंदर रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, हकीकत में इसके अंदर क्या चलता है कि इधर जैसे H+ आयन है, इस H+ को तो बाहर भेज दिया जाता है इस तरीके से। तो H+ को जब बाहर भेजेंगे तो उस समय यहाँ कैटाइन जो है या यहाँ पर जो एनाइन या फिर कहें कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की हो जाती है कमी, कि इस जगह हो गई है पॉजिटिव चार्ज की कमी क्योंकि H+ गई। लेकिन इधर एब्जॉर्प्शन होता है वो जैसे कॉपर का हो गया, आयरन का हो गया है, इस तरीके से दूसरे आयन का किया जाता है। तो इस क्रिया के अंदर जो इधर इनको भेज रहे हैं तब एटीपी की रिक्वायरमेंट थी, फिर एटीपी को यूज, यहाँ पर ये भी ध्यान देना है कि एटीफेज एंजाइम भी यूज में आएगा। एटीफेज एंजाइम देख सीधा सा अर्थ है, यदि इतना ध्यान नहीं रहता है तो केवल इतना सा रखें कि इस मेम्ब्रेन में एटीफेज एंजाइम रहता है जो एटीपी को यूज में लेकर के सांद्रता प्रवणता के विपरीत आयनों को आउटर सरफेस से इनर साइड में भेज देता है। ये सिंपल सा अर्थ हुआ इसका कि इस तरीके से यहाँ पर ये कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई है, ये पॉजिटिव चार्ज बाहर आ गए हैं, तो इनको बैलेंस करने के लिए एटीफेज एंजाइम बाहर से पॉजिटिव चार्ज लेगा और अंदर की ओर ले जाएगा, लेकिन ये नॉर्मली नहीं जाते हैं, इस एंजाइम के थ्रू जाते हैं और ये एंजाइम एटीपी को यूज में लेता है, तो एनर्जी के अकॉर्डिंग चले जाते हैं।
तो इस प्रकार ये वैद्युत रासायनिक संकल्पना प्रवणता सिद्धांत के अकॉर्डिंग हो गया है या इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट कंसेप्ट हुई है। तो ये देखिए कि हमारा जो पार्ट है या कहें कि ये लेसन है, इसके अंदर जो भी पार्ट थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो